वो फैक्ट जी, बिफोर वी वेंट टू द ब्रेक, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की क्लासरूम परफॉर्मेंस में पे असरअंदाज होते हैं, या वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए एज अ टीचर व्हेन वी स्टार्ट और व्हेन वी सिट फॉर द लेसन प्लानिंग। जब हम लेसन प्लानिंग के सामने लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए जब हम प्लान करने जा रहे होते हैं। एक बात तो मेरी याद रखिएगा कि आप में से वो तमाम लोग जो बाकायदा बैठ के लेसन प्लान करते हैं, आई सल्यूट ऑल ऑफ देम। मेरी तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा कह लें कि टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू all of those teachers out there, to all of those schools out there who are working on the lesson plan, because कहते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। जब आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो एक्चुअली आप प्लान कर रहे होते हैं कि आपने फेल होना है। याद रखिएगा, प्लानिंग के बगैर क्लासरूम में जाना ऐसा ही है जैसे मैं एक गाड़ी में बैठ जाऊं विदाउट नोइंग वेयर टू गो। जब मैं ये भी नहीं देखती जब मैं ये भी नहीं देखती जी, चिल्ड्रन माइंडसेट, यस, जब मैं ये भी नहीं देखती कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे वहां के लिए फ्यूल कितना दरकार होगा, मेरे साथ बच्चे हैं तो उनके डायपर्स चाहिए, डायपर्स चेंज करना है तो सोप भी चाहिए, ट्रैवल कितना होगा, मुझे कोई फूड आइटम्स भी रखनी है, ये तमाम चीजें अगर मेरे पास ना हो तो आई विल बी लॉस्ट समवेयर। तो वो तमाम असातिज़ा जो लेसन प्लानिंग के बगैर क्लासरूम में एंटर होते हैं, दे फाइंड देमसेल्व्स लॉस्ट समवेयर। लॉस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्लास का रास्ता नहीं आ रहा या क्लास से बाहर निकलने का। लॉस्ट का मतलब ये होता है वट एवर यू आर डूइंग इन द क्लासरूम इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। आपके बच्चों की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज नहीं हो रहा, आपके बच्चे रिटेन नहीं कर रहे, अटेंशन पे नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, लर्न नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो जब हम प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी होती हैं। तो फर्स्ट थिंग टू कंसीडर इज द, आप कह लें टू कट शॉर्ट, हम कह लें कि बच्चों के माइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस को याद रखना या माइंड में रखना। इसी तरह जी, अगली स्लाइड कर दें सर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वो चीजें हैं जो आमतौर पे डिस्कस की जाती हैं और बहुत सारे लोग उससे फेमिलियर भी हैं। अभी जो मैंने स्लाइड आपके सामने प्ले की है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अपने स्टाफ के साथ, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीजों का पता होता है, बट फॉर द वंस हु डोंट नो, उनके लिए ये चीजें प्ले कर रही हूँ कि वो तमाम चीजें तो सामने सामने के फर्क हैं। जब आप किसी क्लासरूम में जाते हैं तो आपको पता हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरा ये स्टूडेंट जो है ये फिजिकली फिट नहीं है, इसको शायद कोई फैमिली बैकग्राउंड में कुछ इश्यूज हैं, या इसकी मदर की डेथ हो चुकी है, या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहा है जो सपोर्टिव नहीं है। लेकिन वो डिफरेंसेस जो विजिबल नहीं होते, जो आप इजीली फिगर आउट नहीं कर सकते, वो ये वाले ख्यालें के डिफरेंसेस हैं जिसमें नेचर स्मार्ट आ जाते हैं। ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो नेचर स्मार्ट होते हैं, यानी जितना आप उनको नेचर के करीब जाके या नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके आप उनका लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उतना वो बेटर सीखेंगे। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं। सेल्फ स्मार्ट को अगर इलेबोरेट करूं तो ये वो बच्चे होते हैं, जितना आप उनको इंडिविजुअल एक्टिविटीज में इंगेज करेंगे, कहेंगे जाएं ये याद करके आएं, ये लिख के लाएं, ये कैलकुलेट करके लाएं, तो वो बच्चे उतने ही अपने जात के साथ टाइम स्पेंड करके ज्यादा बेहतर सीखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पीपल दे आर हु आर पीपल स्मार्ट, when you give them an opportunity to discuss and interact with other fellows, तो वो ज्यादा सीखते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉडी स्मार्ट होते हैं। बॉडी स्मार्ट से मुराद ऐसे बच्चे होते हैं जो काइनेस्थेटिक, यानी बार बार दे लाइक टू सिट अप टू स्टैंड अप इन द क्लासरूम। आप लोग अगर टीचर्स हैं तो आपने बहुत सारे बच्चों के बारे में ये नोट किया होगा कि दे डोंट लाइक टू सिट। कुछ उनमें से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिटिंग स्पैन कम होता है, जो कि कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ एंगेजमेंट के साथ, कुछ अरसा उन पे एफर्ट लगाने के बाद उनका सिटिंग स्पैन वाला इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, जो बॉडी स्मार्ट बच्चे होते हैं,
ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि इस तरह से करके सॉल्व हो जाएगा, ये सिर्फ ये कि इनकी एब्जॉर्प्शन या इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वी आर सपोज टू बी गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू मूव अराउंड द क्लास। उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लासरूम के असल में एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ ऐसे देर आर रियली ग्रेट टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस आउट देयर जिन्होंने अपनी क्लास में सॉफ्ट बोर्ड्स लगवाए हुए हैं और उस पे स्टूडेंट वर्क जो है वो पोस्ट होता है। मीन स्टूडेंट्स आर जी students are allowed to write something and post their response to the wall। ऐसी सूरत में बच्चों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि वो उठ के खड़े हों और अपना उस वॉल तक जाएं, अपना काम पोस्ट करें और फिर वापस आ जाएं। दैट्स अ ग्रेट एक्टिविटी एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु आर बॉडी स्मार्ट। जो कि बॉडी स्मार्ट होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उनके रिटेंशन रेट को बढ़ाता है। इसी तरह कुछ नंबर स्मार्ट बच्चे होते हैं, दे परफॉर्म वेल इन मैथमेटिक्स or when they are explained the things in the terms of mathematics। फिगर्स की सूरत में जब आप उनको चीजें समझाएंगे, नंबर्स की सूरत में जब चीजें समझाएंगे, ये करने से इतने % इस चीज पे असर होता है, तो दे बेटर अंडरस्टैंड एंड दे स्टार्ट लर्निंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि म्यूजिक स्मार्ट होते हैं। अब बहुत सारी ऐसी पोएम्स जो हैं जिनको आप कह लें, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी और उसके बाद आप यू कैन गो एंड यू कैन बिल्ड ऑन अदर आइडियाज आल्सो। जैसे अब हमारे बच्चों को पास्ट में कहीं जब हमारी स्टूडेंट लाइफ थी, वी वर नेवर संग एबीसी, हमें कभी भी एबीसी सॉन्ग नहीं सुनाया गया था, हमें सिर्फ इसी तरह सिखाया गया था ABCD। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, ABCD, something like that, you know, they are being taught in the musical form because there are students who are music smart। जब उनको म्यूजिक के वे में या रिथमेटिक वे में जब उनको चीजें सिखाई जाती हैं, they learn better। ठीक है। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। जब तक आप तस्वीरों के जरिए, फ्लैश कार्ड के जरिए, डिफरेंट इमेजेस के जरिए आप उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, या इवन इफ आपके पास फ्लैश कार्ड भी नहीं है, आपकी बुक में ही कोई तस्वीर है और वो एज इट इज आप अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर देते हैं, या बुक को खोल के उनको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, दे लर्न बेटर, दे एब्जॉर्ब बेटर, दे रिटेन बेटर, दे अंडरस्टैंड बेटर, दे अप्लाई इट बेटर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वर्ड स्मार्ट होते हैं। ठीक है, जिनको ज्यादा बेटर वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो उसको सीखेंगे। यस, आई एग्री, विजुअल लर्निंग वेरी हेल्पफुल जी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने तो क्लासरूम में मैडम इतना अच्छा पढ़ाया कि मैंने तो बच्चों को वीडियो भी दिखाई, देखें वो वीडियो हेल्पफुल थी आपके उन बच्चों के लिए हु वर विजुअल स्मार्ट ओनली। हाउ अबाउट द पीपल स्मार्ट? आपने बच्चों को क्या किया, आपने बच्चों को अपनी तरफ से, यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, आई अप्रिशिएट दैट यू ब्रॉट द वीडियो और यू मेड द एंगेजमेंट अरेंजमेंट टू प्ले द वीडियो इनसाइड द क्लासरूम। बट हाउ अबाउट द अदर स्टूडेंट्स जो कि बॉडी स्मार्ट हैं, जिन्हें थोड़ी मूवमेंट चाहिए थी? याद है आप में से जो लोग प्री प्राइमरी के साथ डील कर रहे होंगे, उनमें बाज़ औक़ात बच्चों को हम कहते हैं अच्छा जाओ ये भाग भाग के याद करो। लाइक बच्चा एक सर्टन थोड़ा सा रूट उसको दे देते हैं कि इससे बैकवर्ड एंड फोर्थ आप मूव करो तो आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें बॉडीली स्मार्टनेस है। ऐसे बच्चे जो थोड़ा काइनेस्थेटिक होकर थोड़ा इधर उधर मूव करके याद कर सकते हैं, जब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब आप उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो काम को जल्दी से याद करके आपको दे देते हैं, जल्दी परफॉर्म कर देते हैं जी। इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज, आप ये देखें कि अपनी सीट से उठ के ना भी जाना हो, जब आप उनको पेपर कटिंग, पेस्टिंग, समथिंग डूइंग विद द हैंड्स, अपने हाथों के साथ प्रोजेक्ट्स बनाना, इस तरह की एक्टिविटीज में जब आप उनको इन्वॉल्व एंड इंगेज करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, ऐसी सूरत में भी वही बॉडी स्मार्ट, उनकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होती है, इंगेज हो रही होती है, दे आर फाउंड डूइंग समथिंग एंड डिस्कसिंग। जब बच्चे खास तौर पे ग्रुप एक्टिविटीज में, जब बच्चों को देखें, जब आजकल के दौर में बहुत ज्यादा बहुत सारे स्कूल्स ने बाहर भी बड़ा बड़ा लिख के लगा दिया है, एंड जब आप उनको एडमिशन के लिए विजिट करते हैं तो वो कहते हैं कि वी हैव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का पता है और वो एक्टिविटीज करवा भी रहे हैं, कुछ ने हमें फैशन के नाम पे लिख दिया है। हालांकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, इट गिव्स यू
लॉट ऑफ इम्प्रूव्ड रिटेंशन रेट। मुझे एक्चुअल फिगर्स इस वक्त मेरे माइंड से स्किप हो गई हैं, मैं आपको बता दूंगी निकाल के। जब आप एक्टिविटी बेस्ड की बात करते हैं तो रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, बट यू विल बी अमेज्ड कि अगर आपको हाईएस्ट पॉसिबल रिटेंशन रेट्स चाहिए तो क्या करना होगा। आप जब उनको टीचिंग अदर्स की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जब हम देखें एक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स पेरेंट्स को एक लंबी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेज देते हैं कि मटेरियल भिजवा दें। जी बिल्कुल, क्या आप, यस 75% एग्जैक्टली, कि आप जी ये लिस्ट भिजवा देंगे, सामान भिजवा दें, बच्चों को एक्टिविटी करानी है। इट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बट इससे भी बेटर आइडिया क्या है, अगर आप रिटेंशन रेट्स को लर्निंग पिरामिड गूगल करें और उस पर जाके देखें, व्हेन यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू टीच अदर्स, जब बच्चों को आप मौका देते हैं कि वो दूसरों को पढ़ाएं, तो ऐसी सूरत में रिटेंशन रेट 90% चला जाता है। इट मेक्स 90%। ठीक है, तो आप खुद अपने क्लासरूम में देख लें, हाउ ऑफन यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू टीच अदर्स। देयर आर सम एक्सेप्शनल टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस जिनमें ये चीजें हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिनमें ऐसा कोई फैशन नहीं है जिसमें बच्चों से प्रेजेंटेशन ली जाए। एज एन इंग्लिश टीचर मोस्टली आई यूज टू डू दैट, कि जिस टेंसेस करवाए मैंने उसकी रिवीजन करवाने के लिए बोर्ड पे जाके मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बल्कि क्या करूंगी कि मैं अपने बच्चों को कहूंगी ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस पे प्रेजेंटेशन देनी है। That day, that particular time, I will be a student sitting among other fellows of yours, and you will be teaching us that particular tense or the modifiers or anything. उस दिन वो बच्चे तैयारी करके आते और अपनी बाकी फेलोज को टीच करते, and the retention of that topic used to be the highest one. सो जब आप लेसन को प्लान करें, जब आप अपनी एक्टिविटीज को, अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारा, मैं ये बताना क्यों चाह रही थी आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल मैंने क्यों बताए, इनकी हमें उस वक्त जरूरत पड़ती है जब हम एक्टिविटीज को प्लान कर रहे होते हैं अपने क्लासरूम के लिए, अपने लेसन के लिए। जब हम एक्टिविटी प्लान करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लेसन प्लानिंग के लिए बैठें, फर्ज करें कि आपने 3 से 4 एक्टिविटीज अपने लेसन में डाली हैं। एक आइडियल लेसन के अंदर कम से कम 3 एक्टिविटीज तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन टीचर कहते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आइडियली कम से कम 3 एक्टिविटीज आप डालेंगे। कैसे डालेंगे? आपकी एक्टिविटी हर एक लेवल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को कवर करनी चाहिए। फर्ज करें कि आज के लेसन प्लान में आपने कोई ऐसी जस्ट नॉट जस्ट फिलिंग अप द वेसल्स, एग्जैक्टली जी, देखें क्या है कि जब आप एक्टिविटीज प्लान करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि क्या मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी डाली है जो कि पीपल स्मार्ट लोगों के लिए हो। जब आप लेसन प्लानिंग में एक्टिविटी डालें तो सोचें कि क्या मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी डाली है जो नेचर स्मार्ट लोगों के लिए सपोर्टिव हो। क्या मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी डाली है जो सेल्फ स्मार्ट लोगों के लिए हो। कोलैबोरेशन इज अ गुड थिंग, collaborative learning is a good thing, but not always. Sometimes बच्चे they don't like to discuss and share with others, they want to sit alone and do some exercise and do some activity. इसी तरह अगर हमने सारी की सारी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज प्लान कर दी जिसको हम ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी सूरत में इंडिविजुअल इश्यूज जो हैं या इंडिविजुअल टैलेंट्स जो हैं वो दोनों चीजें दब के रह जाएंगी और हमें नहीं पता चलेंगी, राइट? तो ऐसा करेंगे, जब आप लेसन प्लानिंग करेंगे तो वेरिएंट एक्टिविटीज को डालेंगे जो किसी एक ग्रुप को टारगेट करती हो। ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपकी क्लास इंगेज रहेगी, आपके बच्चे दे विल स्टार्ट बिलीविंग कि इफ दिस एक्टिविटी इज नॉट फॉर मी, माय टीचर मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग इन द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर मी, राइट? मिनिमम 5 मिनट फॉर ईच एक्टिविटी प्लान अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड नेचर। हाँ जी, मैं यही बात कर रही थी कि बाज़-औक़ात हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं ना, ये क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या बच्चा पता कि कौन सा बच्चा किस तरह वाला स्मार्ट है। नंबर 1 उनको वाकई नहीं पता, और नंबर 2 ये कि एज सच आपको जरूरत भी नहीं है कि आप क्लास में बैठे हर अहमद और हर अबू बकर के लिए आप बैठे और प्लान करें कि अहमद ऐसा और अबू बकर ऐसा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी क्लास में इन टैलेंट्स में या इन मल्टीपल इंटेलिजेंस में से हर बच्चा बैठा हुआ है। जब आप अपनी एक्टिविटीज को इन मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल को माइंड में रखते हुए रोटेट करते जाएंगे, देन देयर विल बी ऑलवेज इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग फॉर एवरी लर्नर सिटिंग इन द क्लास, और वो इंगेज भी होंगे, इन्वॉल्व भी होंगे,
इंटरेस्ट भी लेंगे, ग्रास्प भी करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे, रेस्पॉन्ड भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। ओके जी, जिस वक्त हम, तो क्या रहता है जब हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं, ठीक है, कि व्हाट स्ट्रेटजी। आप में से कोई एक बंदा मुझे बता दे, जितने भी लोग रेस्पॉन्स करना चाहें, कि अभी तक कितनी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जो दरियाफ्त हुई हैं या जो हो रही हैं, कौन कितनी स्ट्रेटजीज हैं, कोई बता सकेगा? गिव मी अ क्विक रेस्पॉन्स, जल्दी से बता दीजिए, देन आई विल टेल यू। आई जस्ट वांट टू बी श्योर दैट यू आर विद मी। 5 स्ट्रेटजीज हैं, सहर जमशेद कहती हैं। ओके, तो रिस्पॉन्स देगा, कितनी स्ट्रेटजीज हैं अभी तक? Don't know, no problem, no problem, that's why we are here to explore new 100. Okay, आलिया असद कहती हैं ओके, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, राइट, ओके। लिखते जाइए, मैं अपना प्रोसीड करूंगी, आप लिखते जाइए आपको जो लगता है। देर इज नो राइट और रॉन्ग टू द आंसर, क्योंकि जो आंसर मैं दूंगी उससे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक था या गलत था। अच्छा सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। जी, असल में हम इस स्लाइड पे थे इस वक्त, जब हम स्ट्रेटजीज की बात करें और क्वेश्चन माइंड में आता है कि अभी तक कितनी स्ट्रेटजीज हैं, तो इसका सादा से आंसर ये है कि इस वक्त दुनिया में जितने असातिज़ा काम कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं। नंबर ऑफ टीचर्स को आप माइंड में रखें और उनसे कहीं ज्यादा टीचिंग स्ट्रेटजीज को माइंड में रखें कि उससे कहीं ज्यादा टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। यू नो व्हाई बिकॉज इसलिए कि हर उस्ताद कोई ना कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके पढ़ा रहा है, और हर उस्ताद एक से ज्यादा मे बी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके पढ़ा रहा है। बट क्वेश्चन इज दैट, द थिंग इज दैट देयर आर सम स्ट्रेटजीज दैट आर इफेक्टिव, दैट आर लीस्ट इफेक्टिव, दैट आर मोस्ट इफेक्टिव। तो स्ट्रेटजीज जो है उनकी कैटेगराइजेशन है, कुछ लीस्ट इफेक्टिव हैं, कुछ मोस्ट इफेक्टिव हैं, और कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जिनका कोई खास रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिलता। सो देर इज नो क्लियर नंबर टू द स्ट्रेटजीज, वी कैन नॉट से देर आर 100 स्ट्रेटजीज, 5 स्ट्रेटजीज, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। एज अ टीचर, एज अ टीचर अब मैं अगर बैठती हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरे सामने जो क्लास है वो इस बैकग्राउंड की, देखें, एक आपका स्टूडेंट है जो इस्लामाबाद में बैठा है, एक आपका स्टूडेंट है जो पाकिस्तान के किसी भेरा नामी गांव में बैठा है, एक आपका लर्नर है जो लाहौर में बैठा है, एक आपका कराची में लर्नर बैठा है, और एक आपका इनके सबब जो देहात है उनमें बैठा है। अब ये देखें, जो लर्नर जिस लेवल का आ रहा है उसका इसका एक्सपोजर कितना है, वो किस किस्म का है, लैंग्वेज किस तरह की यूज करनी है, वो तमाम चीजें माइंड में रखते हुए मैंने स्ट्रेटजी या अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करें, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे मुझे, क्या नहीं। एम आई वर्किंग इन अ प्राइवेट सेटअप और इन अ गवर्नमेंट सेटअप, जहां पे रिसोर्सेज पे मुझे कड़ी नजर रखनी होगी, वेदर इन अ प्राइवेट सेटअप, वेदर इन अ गवर्नमेंट सेटअप, दोनों में मुझे रिसोर्सेज पे नजर रखनी होगी। तो जब भी मैं अपना लेसन प्लान करूंगी, मैं स्ट्रेटेजी प्लान करूंगी, ये तमाम चीजें कंसिडर करके करूंगी। और लेट्स से मैं कोई अपने तमाम चीजों को, जी, मैं अपनी तमाम चीजों को माइंड में रखते हुए जब स्ट्रैटेजी प्लान करूंगी, तो हो सकता है कि वो वाली स्ट्रैटेजी हो जो किसी उस्ताद ने कभी नहीं यूज की। तो मैंने क्या किया कि दुनिया के अंदर जितनी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी मौजूद हैं, आई जस्ट एडिड अप वन मोर स्ट्रैटेजी टू दैट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे सवाल करता है कि हाउ मेनी स्ट्रैटेजीज आर देयर, देयर इज नो नंबर। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी, अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम स्ट्रेटेजी, इससे आगे भी कर दें, इससे आगे मैं इसको कवर कर लूंगी नेक्स्ट में। जी, यहाँ पे बात करते हैं, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो मैंने आपको पीछे बताया कि एक तो आपने मल्टीपल डिफरेंसेस को, सॉरी, मल्टीपल डिफरेंसेस अलग बात है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग बात है, एक वो चीज माइंड में रखनी है। सेकंड थिंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल जो हैं उनको अपने माइंड में रखना है। थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
आपने इस लर्निंग पिरामिड को अपने सामने रखना है। दैट स्टेज कि अगर आप लेक्चर मेथड पे रहते हैं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस लेक्चर करते हैं, लाइक यू रीड टू द लर्नर, जैसे कि अभी मैंने सेशन जब स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड इंगेजिंग यू इन द क्वेश्चन आंसर प्रोसेस। मैंने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आपसे चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था आपको एक्टिव करने के लिए। अगर मैं सिर्फ लेक्चर देती तो मेरी लर्निंग ने मुझे ये कहा कि लेक्चरिंग जो है इट विल गिव 5% ओनली टू योर लर्नर्स। तो मैं कभी भी, जब मैंने ये तहकीक, ये रिसर्च जब मैंने पढ़ ली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लेक्चर दूं और मेरे लेक्चर में मैं सेशन दूं और मेरे सेशन में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर हो, जबकि मुझे पता है कि लेक्चर सिर्फ 5% जो है वो रिटेंशन देता है। इसके बाद जब आप अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करें तो याद रखिएगा कि अगर आप रीडिंग पे डिपेंड कर रहे हैं कि मैं अपनी क्लास में रीडिंग एक्टिविटी कराऊंगी जिसमें थोड़ा सा पार्ट मैं रीड करूंगी और कुछ हमारे बच्चे रीड कर लेंगे, जैसे कि आमतौर पे रीडिंग का मॉडल है हमारे क्लासरूम में पाया जाता, जैसे टीचर बच्चों को खड़ा करती हैं, एक पैसेज आप पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे, दिस इज रीडिंग टू द स्टूडेंट्स। आपको कितनी रिटेंशन देता है? दैट इज 10% ओनली। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले इससे 2 या 3 स्लाइड्स पहले मैं आपसे बात करी थी कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं मैंने तो इतना अच्छा पढ़ाया था कि मैंने तो वीडियो भी दिखाई थी, दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स एडमिरेबल act of you as a teacher, but keep it in your mind that audio visual aid will give you 20% retention rate only. अभी इस वक्त पूरी दुनिया में स्मार्ट बोर्ड्स का शोर हो रहा है, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट एफर्ट, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्मार्ट बोर्ड्स को सिर्फ एक बिग पिक्चर दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑडियो विजुअल एड जो है वो 20% रिटेंशन तक जा रहे हैं। आप उस पर आने वाला खर्चा देख लें और रिटेंशन को देख लें, डज इट वर्थ इट, ये आपने सोचना है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेशन आपको 30% देती है, डिस्कशन इन द ग्रुप्स आपको 50%। आप अपने देख लें, अभी तक आपके 95% इदारे ये हैं, इस तरह के हैं, 95% जितने के मैंने विजिट किए, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। 95% इदारे ऐसे हैं जिनमें आज भी सोल्जर लाइक क्लासरूम डिसिप्लिन है। सोल्जर लाइक क्लासरूम डिसिप्लिन से मुराद ये है कि व्हेन यू एंटर द क्लासरूम तो आपको सीधी रोज में बच्चे बैठे हुए नजर आते हैं। दैट इज नॉट द मॉडल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट इन कोलैबोरेशन ग्रुप्स, 4 स्टूडेंट्स का, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, 6 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। व्हेन दे आर given an opportunity to discuss the topic multiple times, बार बार टीचर ऐसी एक्टिविटीज में उनको एंगेज करती हैं जिसमें वो आपस में डिस्कस करते हैं। जब हमारे टीचिंग एंड लर्निंग के या कैपेसिटी बिल्डिंग के फेस टू फेस सेशंस होते हैं तो उसमें हम अपनी ऑडियंस को भी ये करते हैं कि मल्टीपल टाइम्स भी एंगेज। अभी तो मेरा मतलब देयर इज अ लिमिट टू माय लेक्चर कि मैं इस वक्त ऑनलाइन दे रही हूँ, तो मैं आप लोगों की उस तरह से ग्रुपिंग वगैरह, बिकॉज ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम ग्रुपिंग नहीं करवा सकते। वैसे मैं करवाती हूँ, मेरा ये मॉडल है कि मैं ग्रुपिंग करवाती हूँ ऑनलाइन सेशन में भी, जिसमें आपको सिर्फ, किसने कह दिया कि आई एम द ओनली अथॉरिटी, किसने कह दिया? हाउ कैन आई क्लेम कि मुझे सब कुछ? यहाँ पे आई हैव अ वंडरफुल ऑडियंस, माशाल्लाह, लोग इतनी मजे की इनपुट दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि पीपल आर सिटिंग विद द नॉलेज, विद द ग्रेट नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो अगर इन सारों को मौका मिले कि वो शेयर करें, डिस्कस करें, बात करें, कोलैबोरेट करें, तो आप लोगों की रिटेंशन कहां से कहां चली जाएगी, राइट? तो इसी तरह से डिस्कशन जितनी से ज्यादा, लेकिन इसमें अगेन एक बड़ी हर्डल ये आ जाती है, हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आमतौर पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ट्रेनिंग सेशंस में नहीं बैठते, और जो बैठते हैं उनके अंदर चेंजेस करने की अथॉरिटी नहीं होती। या स्टूडेंट्स आर द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, नॉट द टीचर। एग्जैक्टली, एक आइडियल क्लासरूम वो होता है, अब आप खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लें, हमारे 95% इदारों के अंदर टीचर की एक प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर कॉर्नर होता है जहां पे टीचर बैठा आपको मिलता है, जबकि एक आइडियल स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम के अंदर आपको टीचर ढूंढना पड़ता है कि विद विच ग्रुप ऑफ लर्नर्स द टीचर इज सिटिंग। टीचर क्लास ऑटो पे चली जाती है, टीचर एक एक्टिविटी के बाद दूसरी में आराम से बच्चों को इंगेज करता है, और एज अ रेगुलर टीचर उसको पता होता है कि दिस ग्रुप ऑफ माइंड और दिस ग्रुप ऑफ माई लर्नर्स इज स्ट्रगलिंग विद द टास्क एंड आई हैव टू बी विद देम। तो क्लास खुद ब खुद
कम लर्नर्स पे चली जाती है। लाइक आपके जो जो ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कोई एक भी आपका स्ट्रगलिंग लर्नर बैठा है, तो आपने अपना क्लासरूम इंस्ट्रक्शन साइज खुद ब खुद कम कर दिया, आपने ग्रुप्स छोटे कर दिए ना, तो आप फोकस कर सकते हैं उस एक ग्रुप के ऊपर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब पॉलिसी मेकर्स बैठेंगे, वो क्लासरूम का लेआउट बदलेंगे, तभी टीचर हमारा कुछ कर सकेगा। When the policy makers don't know, and when they don't work on their own professional development, they cannot expect these things. अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जो टीचिंग एंड लर्निंग को जितना एक्सप्लोर किया, जितना हमने सीखा, उसमें हमने ये सीखा कि लर्निंग नॉइज इज अ हेल्दी नॉइज। लर्निंग नॉइज जो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, बातचीत करते हैं टॉपिक्स के बारे में। जी बिल्कुल। तो आप ठीक कह रही हैं, अगेन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एज टीचर्स हम कैसे अगेन। अच्छा, मैं बात करी थी लर्निंग एक्टिविटीज की। अब इसमें इस तरह से हुआ, व्हेन आई वाज वर्किंग इन रियाद एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट लीडर, हमारे एक ट्रेनिंग सेशन के बाद क्या हुआ कि टीचर एक्टिविटी करवा रही थी और देयर वाज नॉइज इन द क्लास। डेफिनेटली जब आप एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे आपस में चीजें डिस्कस करेंगे, चेयर्स भी खींचेंगी, बाजू का चीजें स्पिल भी हो जाएंगी, क्लासरूम गंदा। दिस ऑल इज नॉर्मल टू द लर्निंग प्रोसेस। जैसे वो सर्फ एक्सेल का स्लोगन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा है, दाग तो अच्छे होते हैं, तो वो वाली बात है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी सऊदी प्रिंसिपल ने राइट एट दैट मोमेंट उस टीचर को फायर कर दिया, बिकॉज हमारी जो सऊदी प्रिंसिपल थी, शी वॉज अनअवेयर of the 21st century teaching and learning. That's why I always says the policy makers should always attend and invest in their own professional development, because teacher कुछ नहीं कर पाएगा उस वक्त तक जब तक कि उसका प्रिंसिपल, उसका पॉलिसी मेकर, उसका कोऑर्डिनेटर, उसका सब्जेक्ट हेड ऑन बोर्ड ना हो। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। इससे नेक्स्ट चले जाइए। जी, हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, तो रिसर्च बेस पे मतलब मोर देन 200 स्कूल्स पे रिसर्च करने के बाद डॉक्टर मार्जानो ने बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज की एक बुक लिखी, और उसमें जो डॉक्टर मार्जानो ने 9 मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज लिखी, वो ये हैं। अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें, इस पे काम करना चाहें, एज अ टीचर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। आप इसकी एक एक एक्टिविटी की डिटेल में जाके अपनी लेसन प्लानिंग में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर रिसर्च दे आर प्रूवन टू बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब देखें, एक बहुत बड़ी डिबेट चली आ रही होती है, होमवर्क बच्चों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। हर बंदा अपनी अपनी ओपिनियन देता है, अपनी अपनी राय देता है। तो ऑथेंटिक बात क्या होगी, वो जो रिसर्च से प्रूवन है। जब रिसर्च हो जाती है किसी बात पे, तो वो एक बाकायदा एक रिलायबल डाटा होता है जिसकी बेस पे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। तो डॉक्टर मारजानो ने मोर देन 200 स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड पे रिसर्च की और मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज निकाली। इसमें अगर आप देखें, मुझे लिख के बताएं जल्दी से कि होमवर्क एंड प्रैक्टिस कौन से नंबर पे है। दुनिया की 9 बेहतरीन स्ट्रेटजीज में से होमवर्क किस नंबर पे है? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मिसबा नाज, शाहिद, ताहिरा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब ये बात रिसर्च से प्रूवन है कि दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटजीज में से चौथे नंबर पे होमवर्क है, तो देर इज नो डाउट अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। बट द क्वेश्चन इज, द चेंज विल कम हाउ वी असाइन द होमवर्क, हाउ इफेक्टिव। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल से रिटर्न में ये आ जाता है, क्लास वर्क इज होमवर्क। डज दैट होमवर्क मेक एनी सेंस? होमवर्क कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, हाउ लेंथी इट शुड बी, कितने आवर्स के लिए ये बच्चों को एंगेज करे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, दैट्स अनदर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। बट देयर इज अ प्रूवन थिंग, देयर इज अ प्रूवन रिसर्च दैट सेज दैट होमवर्क एंड प्रैक्टिस gives a reinforcement to the topics taught in the classroom.
ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें टॉप पे अगर आप चले जाएं, नंबर 1 पे आपकी आ जाती है आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जब आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज करते हैं जिसमें उन्होंने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जो है वो फाइंड आउट करना हो, तो ये मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अब oral material will be given for recapitalize. Yeah, you can give any, like when my child is going to school, he the sort or the quality of homework and the duration of the homework he stayed on the homework is quite impressive, alhamdulillah, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने engage किया हुआ है। और कुछ क्रिएटिव होता है, और कुछ नया होता है, और कुछ चैलेंजिंग होता है। इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग वट एवर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स वर रिटन इन द नोटबुक एंड द चाइल्ड इज आस्क्ड टू क्रैम देम, नॉट लाइक दैट। वो कोई रीइंफोर्समेंट, कोई एज सच एक्टिविटी नहीं है। जब तक कि आप बच्चे को ट्रेन नहीं करते, उसकी क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करवाते, देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन। और फिर इसी तरह कि जब एज अ मदर, जब मैं बैठूं अपने बच्चे के साथ कुछ भी काम करवाने के लिए, मुझे कुछ 50-60% रिटेंशन क्लास से नजर आए, तो मैं कहूंगी कि यस, माय चाइल्ड इज अटेंडिंग एन आइडियल क्लासरूम। जैसे कि फर्ज करें कि अगले दिन बच्चा आया तो वो लिखा हुआ था उसकी कॉपी पे कि सूरतुल मुल्क की पहली 2 आयत याद करें। एज अ मदर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको याद करवाऊं, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड विद द चाइल्ड, अगले 5 से 6 मिनट में वो दोनों आयतें उसको याद थी। रीजन ये थी कि 50-60% क्लास में टीचर ने याद करवा के भेज दिया था, 40% वॉज मदर्स टास्क। सो दिस सिचुएशन इज आइडियल। लेकिन जब वालदैन के नाम सारी की सारी प्रेस्क्रिप्शंस लिखी जा रही होती है ना, जैसे डॉक्टर नुस्खे लिखता है, ये गोली सुबह खा लें, ये शाम खा लें, ये रात को कैप्सूल खा लें, दैट्स नॉट द ट्रू सेंस ऑफ द होमवर्क और द री, उसको हम री नहीं कहते। वो नुस्खे होते हैं जो डॉक्टर लिख लिख के दे रहा होता है कि जी ये खा लो तो ये खा लो। ठीक हो गया। जब सारी एफर्ट एज अ मदर मैंने करनी है, तो वेयर इज द रोल ऑफ द टीचर एंड द स्कूल इन लाइक इन माई चाइल्ड्स लाइफ? फिर तो बच्चे को स्कूल भेजने में भी कोई वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात। आपने नोट किया होगा, आप में से, मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट इसलिए ले रही हूँ, मिसाल इंग्लिश की अभी आपको इस वजह से देने लगी हूँ कि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो कि एज अ एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ा है। मेरा ख्याल है कि बीए तक तो हम सारे पढ़ते हैं इंग्लिश को, और आपने देखा है कि बीए तक हम इंग्लिश ग्रामर भी जरूर पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा कि बीए तक हमें टेंसेस भी जरूर करवाए जाते हैं। लेकिन the way the strategy that is being used in the schools to teach tenses is absolutely wrong and the rejected practice। इसी वजह से हमारे बच्चे जिंदगी भर गुजार देते हैं, उनको टेंसेस फिर भी नहीं आते। अगर यहाँ पे हमारे इंग्लिश टीचर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की